अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के चौथे हिस्से के 19वें बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उसके बाद चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती गईं। पुलिस अफसरान पूरे ग्रोह में फैल गए, जो सवालात पूछ रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे और जिन्होंने एलिशिया के स्टूडियो और उसके कमरे को भी सील कर दिया। इस तफ्तीश की क़यादत चीफ इंस्पेक्टर स्टीवन एलन कर रहे थे, जो बहुत मजबूत और गंजा था। उसने पढ़ने वाले बड़े शीशे पहन रखे थे, जो उसकी आंखों को बदनुमा और बड़ा जाहिर कर रहे थे, जो दिलचस्पी और तजस्सुस से भरे हुए थे। एलन ने मेरी कहानी को पूरी दिलचस्पी से सुना। मैंने उसे वह सब बताया जो मैंने ड्यूमंडिस से कहा था, और मैंने उसे अपने नोट्स भी दिखाए। आपका बहुत शुक्रिया, मिस्टर फीबर। मुझे थियो कहें। मैं चाहता हूं कि आप एक बाज़ाब्ता बयान दें, प्लीज, और मैं वक्त पर आपसे मजीद बात करूंगा। हाँ, जरूर। इंस्पेक्टर एलन ने ड्यूमंडिस के दफ्तर की कमान संभाली। वो बाहर तक मुझे छोड़ने आया। मैं एक जूनियर अफसर को अपना बयान सुनाने के बाद राहदारी में इंतजार कर रहा था। जल्द ही क्रिश्चियन को एक पुलिस अफसर दरवाजे तक ले गया। वो बेचैन, खौफजदा और मुजरिम लग रहा था। मैं मुतमईन था कि उस पर जल्द ही इल्जाम आयद कर दिया जाएगा। अब इंतजार के सिवा और कोई चारा नहीं था। ग्रोह से बाहर जाते हुए मैं गोल्ड फिश बाउल से गुजरा। मैंने अंदर झांका, और जो कुछ मैंने देखा, मैं हक्का बक्का रह गया। एल्फ को यूरी दवाएं दे रहा था, और वो कुछ नकदी जेब में डाल रहा था। एल्फ जल्दी में वहां से हट गई, और उसने मुझे हकारत और नफरत से देखा। एल्फ, मैंने कहा। भाड़ में जाओ। वो जल्दी जल्दी चलने लगी और कोने के आसपास गायब हो गई। यूरी गोल्ड फिश बाउल से बाहर निकला और मुझे देखते हुए ढीला पड़ गया। वो हैरत से अटक कर बोला, मैं वो आपको वहां नहीं देखा। जाहिर है नहीं देखा होगा। एल्फ अपनी दवाई भूल गई थी। मैं सिर्फ उसे दवाई दे रहा था। मैं समझ गया। अच्छा, तो यूरी लेन देन कर कर एल्फ को फराहमी कर रहा था। मैंने सोचा कि वो और क्या करने वाला था। शायद मैंने स्टेफनी से इतने पुरअज़म तरीके से उसका दिफा करने में बहुत जल्दबाजी की थी। बेहतर है कि मैं उस पर नजर रखूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसने मुझे गोल्ड फिश बाउल से दूर करते हुए कहा, हमें मिस्टर मार्टिन के बारे में क्या करना चाहिए? क्या मतलब? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब जेन फ्लिक्स मार्टिन? उसका क्या करना है? हाँ, वो घंटों से यहाँ मौजूद है। वो आज सुबह अलिशिया से मिलने आया है और तब से इंतजार कर रहा है। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा मतलब है कि वो इस वक्त यहाँ है? माजरत के साथ, अभी जो कुछ हो रहा है उससे दिमाग काम नहीं कर रहा। वो इंतजार गाह में है। मैं समझ गया। ठीक है, बेहतर है कि मैं जाकर उससे बात करूं। मैंने जो कुछ सुना था उसके बारे में सोचते हुए तेजी से नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। जेन फिलिक्स यहाँ क्या कर रहा था? मैं हैरान था कि वो क्या चाहता है। उसका क्या मतलब था? मैं इंतजार गाह में गया और इधर उधर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। 20वां बाब। मैंने ग्रोह से निकलते ही सिगरेट जलाया। मैंने एक आदमी की आवाज सुनी जो मेरा नाम ले रहा था। मैंने ऊपर देखा, इस उम्मीद में कि ये जैन फिलिक्स होगा, लेकिन वो नहीं था। ये मैक्स ब्रैनसन था। वो कार से बाहर निकलकर मेरी जानब तेजी से बढ़ता आ रहा था। क्या बात है? उसने चिल्लाया। क्या हुआ? मैक्स का सुर्ख चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने अभी मुझे फोन कर कर लीशा के बारे में बताया। उसके साथ क्या हुआ है? मैं एक कदम पीछे हट गया। मेरे ख्याल में आपको पुरस्कून होने की जरूरत है, मिस्टर ब्रैनसन। पुरस्कून हो जाऊं? मेरी भाभी आपकी लापरवाही की वजह से कोमा में गई है। मैक्स ने मुट्ठी को सख्ती से बंद किया और हाथ ऊपर उठाया। मैंने सोचा कि वो मुझे घूंसा मारने वाला है, लेकिन तानिया ने उसे रोक दिया। वो जल्दी से आगे बढ़ी। वो मैक्स की तरह गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन वो मुझ पर नहीं थी। मैक्स से नाराज थी। बस करो मैक्स। क्या चीजें ज्यादा बिगड़ नहीं गई हैं? ये थ्यू की गलती नहीं है। मैक्स ने उसे नजरअंदाज किया और मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में वहशत थी। अलिशा तुम्हारी देखभाल में थी, वो चिल्लाया। तुमने ये सब कैसे होने दिया? कैसे? मैक्स की आंखें गुस्से से भर आईं। वो अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो वहीं खड़ा रोता रहा। मैंने तानिया की तरफ देखा। वो वाजिया तौर पर अलिशिया के लिए जज्बात से वाकिफ थी।
तानिया मायूस और खाली खाली दिखाई दे रही थी। वो कुछ बोले बगैर मुड़ी और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। मैं जल्द से जल्द मैक्स से दूर होना चाहता था। मैं चलता रहा। वो गाली गलौज करता रहा। मैंने सोचा कि वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वहीं खड़ा रहा, एक टूटे हुए आदमी की तरह मेरे पीछे मुझे पुकारता रहा, दर्दमंदी से चीखता रहा। मैं तुम्हें जिम्मेदार समझता हूँ, मेरी बेचारी एलिशिया, मेरी एलिशिया। तुम इसकी कीमत अदा करोगे, मेरी बात सुन रहे हो? मैक्स चीखता रहा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में उसकी आवाज खामोश हो गई। मैं अकेला था। मैं चलता रहा। 21वां बाब। मैं उस घर में वापस चला गया जहां कैथी का आशिक रहता था। मैं 1 घंटे तक वहां खड़ा देखता रहा। बिला आखिर दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। मैंने उसे जाते हुए देखा। वो कहाँ जा रहा था? क्या वो कैथी से मिलने जा रहा था? मैंने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन उसका पीछा करने का इरादा मुस्तरद कर दिया। उसके बजाय मैं उसके घर को देखता रहा। मैंने खिड़कियों से उसकी बीवी को देखा। जैसा कि मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मुझे उसकी मदद के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो मेरे जैसी थी और मैं उसके जैसा। हम दो मासूम मजलूम थे जिनके साथ दगा हुआ था, धोखा हुआ था। उसे यकीन था कि ये आदमी उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता था। शायद मैं गलत था, ये फर्ज करते हुए कि वो उस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शायद वो जानती हो। शायद उन्होंने जिनसी तौर पर खुले ताल्लुकात का लुत्फ उठाया हो, और वो भी इतनी ही बदतहजीब थी। लेकिन किसी तरह मैंने ऐसा नहीं सोचा। वो मासूम लग रही थी, जैसा कि मैंने एक बार देखा। उसे समझना मेरा फर्ज था। मैंने उस आदमी के बारे में सच्चाई जाहिर कर सकता था, जिसके साथ वो रह रही थी, जिसके बिस्तर की वो शरीक थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे उसकी मदद करनी थी। मैं अगले चंद दिनों में वहां जाता रहा। एक दिन वो घर से निकलकर सैर को चली गई। मैंने अपना फासला बरकरार रखते हुए उसका पीछा किया। मैं फिक्रमंद था कि उसने मुझे एक मौका पर देख लिया था, लेकिन अगर उसने देखा भी तो मैं उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था, लम्हे के लिए। मैं चला गया और एक दो खरीदारी की, फिर वापस आ गया। मैं सड़क के उस पार खड़ा घर को देख रहा था। मैंने उसे दोबारा खिड़की के पास खड़े होते देखा। मेरे पास कोई मंसूबा नहीं था, जैसा कि सिर्फ एक मुबहिम बेखबर ख्याल था कि मुझे क्या करने की जरूरत है। बल्कि एक नातजर्बाकार फनकार की तरह मैं जानता था कि मैं जो नतीजा चाहता हूँ उसे जाने बगैर कैसे हासिल कर सकता हूँ। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर घर की तरफ चल पड़ा। मैंने दरवाजा देखा जो खुला हुआ था। मैंने बाग में कदम रखा। मैंने एड्रेनलिन को अचानक बड़ी तेजी से महसूस किया, एक लर्जश जो किसी और की मलकियत पर गैर कानूनी तौर पर दखल अंदाजी करते वक्त महसूस होती है। फिर मैंने पिछला दरवाजा खोलते हुए देखा। मैंने कहीं छुपने की जगह तलाश की। मैंने घास के पार छोटा सा समर हाउस देखा। मैं खामोशी से दलान के उस पार भागा और अंदर घुस गया। मैं एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोककर वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या उसने मुझे देख लिया? मैंने उसके कदमों की आहट सुनी और वापस जाने में बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपनी पिछली जेब में हाथ डाला और खरीदा हुआ काला बालाकावा निकाला और उसे अपने सर पर खींच लिया। मैंने दस्ताने का जोड़ा भी पहन लिया। वो अंदर चली गई। वो फोन पर थी। ठीक है डार्लिंग, मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगी। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कॉल खत्म की और बिजली का पंखा चलाया। वो पंखे के सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने पेंट ब्रश उठाया, एक एसल पर रखे कैनवस के करीब गई। वो मेरी तरफ पीछे होकर खड़ी हो गई। फिर मैंने खिड़की में मेरा अक्स देखा। मुझे लगता है कि उसने सबसे पहले मेरा चाकू देख लिया था। वो अकड़ गई और आहिस्ता से पलटी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। हम खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। ये पहला मौका था जब मैं अलिशिया ब्रैनसन के सामने आया था। बाकी जो कुछ कहते हैं तारीख है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे से चैप्टर 5 शुरू होगा। और चैप्टर 5 के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी
अगली वीडियो इस बुक की आखिरी वीडियो हो, उसके बाद हम कोई और किताब शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली रिकॉर्डिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।